ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई हमारी। तो भाई डिफॉर्मेशन के पार्टिसिपेंट्स से ऑल टुगेदर डिफॉर्मेशन जो है वो आपका जो टॉपिक है पूरा डिफॉर्मेशन का, वो हमारे यहाँ पे ऑल टुगेदर 3 क्वेश्चन है और हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे तीनों क्वेश्चन करें। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग के हाथों में बुक 4 मौजूद, बुक एटीपी की बुकलेट्स मौजूद हों। जो O3 है उनके पास बुक 4 होगी, जो O3B है उनके पास जो है बुक 6 होगी। तो बेसिकली अपने हाथ में लाजमी ये बुक्स रखें और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं उनको नोट लाजमी करें, क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करते हैं। बात करते हैं डिफॉर्मेशन की, थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है बैकग्राउंड, आप लोग के जहन से निकल जाता है, ऑफ कोर्स है, एक वक्त होता है पढ़े में। तो डिफॉर्मेशन के जो मोस्टली पार्ट होता है, सबसे पहली चीज़ समझने की ये है कि डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ का शेप का चेंज हो जाना। यहाँ पे जो है हम जो नॉर्मली बात करेंगे वो बात करेंगे एक्सटेंशन के हवाले से। एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो फाइनल लेंथ होती है स्प्रिंग की या फिर रोप की या जो भी होती है, उसमें से जब हम इनिशियल लेंथ माइनस कर देते हैं तो वो हमारी एक्सटेंशन बन जाती है। ये तो पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि डिफॉर्मेशन के चैप्टर के अंदर जो हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज़ नोन एज हुक्स लॉ, ठीक है। हुक्स लॉ आपका क्या होता है? हुक्स लॉ ये बोलता है कि जो हमारी फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स है किसी भी स्प्रिंग के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। और यहाँ से जो है ना फिर एक बेसिकली हमारा फॉर्मूला निकल के आता है F इज इक्वल टू के एक्स, वेयर F इज़ द फोर्स, X इज़ द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को बहुत सारे टीचर्स X के बजाय E से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। एंड K इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोग ना इसका ग्राफ भी बनाते हैं। मैं थोड़ा एटीपी के रिस्पेक्ट से ज़्यादा बैकग्राउंड दे रहा हूँ आपको। अगर y एक्सिस के ऊपर फोर्स है, हमें यहाँ पे इस इक्वेशन को एज y इक्वल टू एम एक्स भी लिख सकते हैं। अगर y एक्सिस के ऊपर फोर्स है, x एक्सिस के ऊपर एक्सटेंशन है, तो आपका ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन गुजर रहा होगा उसका जो ग्रेडियंट होगा वो ग्रेडियंट आपके k के बराबर होगा। यानी जो यहाँ पे ग्रेडियंट है वो आपका बराबर हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है। मोर ओवर एक केस ऐसा भी आ सकता है जिसके अंदर जो है ये एक्सिस को फ्लिप कर दें, यानी ये इस तरह का एक्सिस बना दें आपके लिए। यानी एक्स एक्सिस के ऊपर जो है आप फोर्स को रख दें और वाई एक्सिस के ऊपर एक्सटेंशन को रख दें। इस केस के अंदर जो है अब जो आपकी ग्राफ का ग्रेडियंट होगा, वो ग्राफ का ग्रेडियंट, अब ये आपके ग्राफ का ग्रेडियंट उल्टा हो जाएगा, फ्लिप कर जाएगा, और ये बेसिकली बराबर हो जाएगा 1 अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट के, दैट इज 1 अपॉन के। तो ये बेसिकली m इज इक्वल टू के हो जाएगा और ये बेसिकली बराबर है m इज इक्वल टू 1 अपॉन के बराबर। समझ रहे हैं बात को? तो ये बेसिकली ऑल टुगेदर ये इसकी सूरत हाल है, ये इसकी तरीक़ेकार है। तो ये हम लोग इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर फ़र्क। देखो, एक होती है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन के एग्जाम्पल के अंदर जो है ना, तुम रबर बैंड को एग्जाम जहन में लाया करो। रबर बैंड क्या होता है? रबर बैंड को आप स्ट्रेच करते हो, एक ओरिजिनल रबर बैंड होता है, ठीक है। उसे जब आप स्ट्रेच करते हो तो वो डिफॉर्म करता है, स्ट्रेच होने की वजह से वो अपने शेप को चेंज कर लेता है, और शेप को चेंज करने के बाद जैसे ही आप उसमें से फोर्स हटाते हो वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप पे चला जाता है। ये रबर बैंड की खसूसियत होती है। तो ये जो डिफॉर्मेशन कहलाती है ये इसकी इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाती है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के केस के अंदर, इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जब भी किसी चीज़ को एक्सटेंड किया जाता है और उसमें से जब फोर्स विड्रॉ की जाती है वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। जबकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है, उसमें उसको जब डिफॉर्म किया जाता है, इसके लिए आप जो एग्जांपल ला सकते हो वो आपके जो प्लास्टिक बैग्स हैं, जो प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनको, जब हम उन्हें स्ट्रेच करते हैं तो उनको स्ट्रेच करने के बाद जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती हैं, वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आती, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती हैं, वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आती। ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की एग्जांपल होती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ होगी, अगर रबर बैंड भी होगा वो एक हद तक इलास्टिक डिफॉर्मेशन करेगी,
लेकिन अगर उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दोगे तो वो अपनी जो है इलास्टिक डिफॉर्मेशन से निकल के अपने आप को तोड़ के वो चली जाएगी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर। अगर कोई बंदा रबर बैंड को इतना खींच दे कि बस वो उसकी लिमिट आ गई है तो ज़ाहिर है रबर बैंड टूट जाएगा, और रबर बैंड टूट के फिर वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, और परमानेंटली डिफॉर्म होकर क्या कौन सी डिफॉर्मेशन कहलाएगी, फिर वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाएगी। तो डिफॉर्मेशन के टॉपिक के अंदर ऑल टुगेदर हमें ये सारी बातें पता होनी चाहिए थी। अब हम इसके पास पेपर्स करना शुरू करते हैं क्विकली। डिफॉर्मेशन के अंदर जो एक्सपेरिमेंट जो अब हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी मशहूर है। इस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे भी, और मोस्टली इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जो क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन नंबर 1 says a teacher and a group of students investigate the behavior of a copper wire. कॉपर वायर के बिहेवियर को डिस्कस किया जा रहा है when stretched by a heavy load। अब यहाँ पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट को ओवरव्यू करते हैं। इन एक्सपेरिमेंट के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे क्लैंप लगाया हुआ है इन्होंने, और ये क्लैंप जो है ना यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक्स है। वुडन ब्लॉक्स क्या कर रहे हैं, वो एक वायर है जो कॉपर वायर है उसे बहुत टाइटली करके पकड़े हुए हैं, ठीक है, और क्लैंप ने ज़ाहिर है इसको पकड़ के रखा हुआ है। अब नेक्स्ट चीज़ नोट करने वाली ये है कि ये वायर स्ट्रेट सीधा जा रहा है और सीधा जाके एक पुली से होता हुआ नीचे आ रहा है, और यहाँ पे हमने एक लोड लगाया हुआ है, ठीक है। इस पर्टिकुलर लोड को हमने लगाया हुआ है, और हम क्या करना चाह रहे हैं, हम बेसिकली ये करना चाह रहे हैं कि इस लोड के ऊपर जो है ना मज़ीद वेट्स को ऐड करेंगे। जब हम इन वेट्स को ऐड करेंगे तो ऑफ कोर्स होगा क्या कि ये पूरा जो वायर है आपका ये एक्सटेंड करेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनिशियल लेंथ ऑफ वायर जो मेजर की गई है वो वुडन ब्लॉक से लेके जो हमारे यहाँ पे पेपर मार्कर है वहाँ तक मेजर की गई है। इस पॉइंट इस वाले एरिया के अंदर आप गौर करें तो यहाँ पे एक वायर जो सीधा सा जा रहा है उसके ऊपर छोटा सा एक पेपर मार्कर लगा हुआ है, और नीचे जो है हमारा बेसिकली एक मीटर रूल है। मीटर रूल के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, मीटर रूल के ज़रिए से हम लेंथ मेजर करेंगे। अब ज़रा इमेजिन करिए सिनेरियो को, अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लोड लगाता हूँ, लोड लगाने की वजह से ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से वायर नीचे पुल होगा, तो ये जो पेपर मार्कर है वो आहिस्ता से क्या कर जाएगा, वो आपका राइट की तरफ मूव कर जाएगा। इसका बेनिफिट क्या हुआ, मेरे पास इनिशियल लेंथ है, मेरे पास फाइनल लेंथ है, इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, मेरे पास जो है एक्सटेंशन आ जाएगी, ये मेरे पास जो है बेनिफिट आएगा। तो बेसिकली ये एक पूरा सिनेरियो है इस पूरे एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम के अंदर प्रॉबेबली ये पूरा एक्सपेरिमेंट हो सकता है आपको बनाने के लिए आ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है थोड़ा डिफरेंट हुआ है, उसके अंदर वो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन उन्होंने इंक्लूड करा है। मैं इसके जब ईयरली पेपर्स की तरफ लेके जाऊंगा एटीपी के, तब आपको इस चीज़ का भी एहसास होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह से थोड़ा सा मुख्तलिफ हुआ है। अलबत्ता कॉन्सेप्ट्स और चीज़ें, बाकी तमाम एक्सपेरिमेंट सारी चीज़ें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अ लॉन्ग थिन कॉपर वायर इज क्लैम्प्ड एट वन एंड passes over a pulley. 1 Newton load is attached to the other end of the wire as shown in figure 1.1। ये आप देख सकते हो। Explain why one end of the wire has to be clamped tightly। यहाँ पे एक end of the wire को हम tightly क्यों clamp करेंगे ये बताना है। अब जाहिर है clamp tightly इसलिए करेंगे ना कि ताकि जब इसके ऊपर हम लोड अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से स्लिप ना हो जाए, यही रीज़न हो सकता है, ठीक है। और बेसिकली हाँ, पर्टिकुलरली ये रीज़न होगा। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे टाइटली क्लैम्प नहीं होगा, ये वायर खिसक के आगे आ गया, तो अब जो ये लेंथ हम लोग ऑफ कोर्स मार्कर फिर आगे चला जाएगा, अगर वायर खिसक के आगे आ गया, तो अब जो ये लेंथ हम लोग मेजर करेंगे ये वाली लेंथ तो फिर गलत आ जाएगी हमारे पास। तो टाइटली क्लैम्प करने का पर्पस एक से दो ये भी हो सकते हैं, जैसे ये लेंथ आपकी जो है ये चेंज ना हो, पहला पर्पस ये हो सकता है। दूसरा पर्पस हमारा ये भी हो सकता है कि हम जो है ना चाह रहे हैं कि ये स्लिप ना हो ये चीज़, तो ये इनमें से कुछ भी आप लिखोगे तो वो एक्सेप्टेबल कंसीडर कर लिया जाएगा। या कोई बंदा बोले कि भाई अगर हम चाहते हैं कि क्लैम्प टाइटली इसको पकड़े, यानी जो है इसमें आप ये समझें कि स्ट्रॉन्ग ग्रिप के लिए एक चीज़ इस आपने लगाई हुई है, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन फॉर अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप एज वेल। तो एक्सप्लेन वाई वन एंड ऑफ द वायर हैज़ टू बी क्लैम्प टाइटली। हम इनमें से कोई भी रीज़न लिख लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे टू प्रिवेंट वायर फ्रॉम स्लिपिंग, मैंने लिखा वायर की स्लिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें यहाँ पे क्लैम्प टाइटली कर रहा है। एक्सप्लेन वाई द स्टूडेंट वॉचेस द एक्सपेरिमेंट मस्ट वेयर सेफ्टी ग्लासेस। अब आंखों पे ग्लासेस क्यों पहनेंगे, ज़ाहिर है आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा यार इसका क्या हो सकता है नुकसान,
एक पर्टिकुलर नुकसान ये हो सकता है कि खुदा ना खास्ता अगर वायर टूट गया, वायर टूट के आंखों में चले गए तो आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन शॉर्ट आंखों की सेफ्टी के लिए हम लोग ग्लासेस पहन रहे हैं। तो हम यही बोलेंगे कि बेसिकली इफ द वायर ब्रेक्स इट माइट डैमेज या फिर हार्म आई। तो आई की प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली आप इसको पहनते हैं। ठीक है जी। कुछ एक कीवर्ड्स हैं, एग्जामिनर उन कीवर्ड्स को एक्सपेक्ट करता है कि आप उन्हें लाजमी यूज़ करना है। दैट इज़ द वायर ब्रेक। इस केस के अंदर ये कीवर्ड है। वायर ब्रेकिंग का बताओगे, वरना आंखों का जो नुकसान पहुंचेगा वो किस तरह नुकसान पहुंचेगा उसको आपने डिस्क्राइब करना है बाकायदा। आपका बी पार्ट बोल रहा है अ पेपर मार्कर इज अटैच्ड टू द वायर, द लेंथ एल ऑफ द वायर हैज द वुडन ब्लॉक टू द पेपर मार्कर। अच्छा, the marker and the meter rule are used to measure the extension of the wire as the load increase. What is meant by extension? Extension is simply increase in length. वो कुछ भी नहीं होता increase in length। ठीक है, ये आपने increase in length को बता दिया आपने कि भाई extension क्या होती है, simply increase in length होती है, कुछ नहीं होती। word length का इस्तेमाल करना ये mandatory है, क्योंकि ये आपका जो है उसका पार्ट है, keywords का पार्ट है। Explain why the marker is attached a long distance from the clamp end of the wire। मतलब आपने इतने लंबे डिस्टेंस के बाद जो है मार्कर क्यों लगाया? मार्कर यहाँ पे लगा लेते, करीब में लगा लेते। देखो, लॉन्ग डिस्टेंस के बाद मार्कर लगाने का पर्पज़ ये है कि जितनी बड़ी लेंथ होगी ना उतनी ज़्यादा एक्सटेंशन पॉसिबल है। ठीक है, अब अगर आपकी छोटी लेंथ होगी तो ऑफकोर्स वो छोटा सा ही एक्सटेंड कर सकता है, और अगर बड़ी लेंथ होगी तो वो बड़ा एक्सटेंड करेगा। और जब वो बड़ा एक्सटेंड करेगा तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा कि हमारे लिए रीडिंग लेना ईजी हो जाएगा, एरर जो है कम आता है। ठीक है, तो यही बातें हम यहाँ पे भी लिखेंगे कि बेसिकली लॉन्गर लेंथ will yield longer extensions। yield की जगह आप gives भी लिख सकते हो। ठीक है, longer length will give longer extension। बस सही है, काफ़ी एक ही मार्क का है। अच्छा जी, explain why some distances is left between the marker and the pulley। मार्कर और पुली के दरमियान कुछ डिस्टेंस क्यों छोड़ा गया है? ज़ाहिर है ताकि मार्कर के पास इनफ स्पेस हो कि वो आगे मूव कर सके। अगर वो फ़ौरन ही पुली के पास आ जाएगा तो फिर ऑफ कोर्स फिर हम एक्सटेंशन किस तरह मेजर करेंगे? हमारे पास ज़्यादा मार्जिन ही नहीं होगा लोड अप्लाई करने का। तो हम सिंपल बोलेंगे कि टू प्रोवाइड स्पेस फॉर movement of marker as wire extends या stretches, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, ये बेसिकली पर्पस है। आगे अब एक क्वेश्चन है, फिगर सी, फिगर 1.2 शो द मैग्नीफाइड व्यू ऑफ द ग्लास वायर मार्कर एंड रोलर। ये हमारे पास मैग्नीफाइड व्यू है। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मार्कर इज यूज टू फॉर अ रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स जो बेसिक गलती कर सकते हैं, सुनिएगा बात को। फिर यूज फिगर 1.2 टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द मार्कर। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, वो जो है ना यहाँ से मेजर कर लेंगे, जबकि उसने क्वेश्चन के अंदर बहुत क्लियरली स्टेट कर दिया कि आपने लेफ्ट हैंड साइड से मेजर करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर आपने मेजर करना है तो लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से आपका क्या है बन जाएगा, ये तकरीबन बनेगा 5.3, सॉरी 50, हाँ 50, ये तो 50 और 51 के दरमियान है ना। तो तुम्हें 50.1, 50.2, 50.3, देखो ये भी गलती हो सकती थी, अभी मुझसे गलती हो जाती है। मैं 53 पढ़ने वाला था इसे, लेकिन जब मैंने आगे की रीडिंग देखी तो मुझे अंदाज़ा हुआ ये तो अलग स्केल है। तो 50.1, 50.2, 50.3 है ये। ठीक है, वैसे 5.3 पढ़ने वाला, तो ये 50.3 इसको आपने इस तरह से लिख देना है। सेंटीमीटर लिख सकते हो आप, क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ पे मौजूद है, ना भी लिखो तो कोई बात नहीं। Suggest why a small 1 Newton load is added before initial reading of the position of the marker is found।
इनिशियली आपने ये लोड क्यों ऐड करा मार्कर की इनिशियल पोजीशन फाइंड करने से पहले? जस्ट इमेजिन अगर मैं ये लोड हटा दूं तो ये जो आपका वायर सीधा दिख रहा है ना, ये इसके अंदर कर्व्स पड़ना शुरू हो जाएंगे, ये सीधा नहीं रहेगा। तो मार्कर की इनिशियल पोजीशन फाइंड करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये लोड इनिशियली लगाने का पर्पस ही यही है कि ये जो आपका वायर है ये बिल्कुल सीधा हो जाए, आपका वायर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यही इसका पर्पस है और यही इसका रीज़न है। यही यही चीज़ हम लिखेंगे कि 1 न्यूटन लोड क्यों अप्लाई कर रहे हैं भाई हम, और 1 न्यूटन लोड अप्लाई कर रहे हैं to ensure that the wire is perfectly straight before taking initial reading. सही है भाई? Explain why it is difficult for a student to read position of the marker accurately. अब यहाँ पे जो एक स्टूडेंट है उसके लिए पोजीशन ऑफ द मार्कर को एक्यूरेटली रीड करना क्यों मुश्किल हो? मैंने तो स्केल इस्तेमाल कर लिया ना, चालाकी करी। एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए फ़ौरन ये आइडिया नहीं आता उसके जहन में, तो उसके लिए क्या सजेशन हो सकती है? तो बेसिकली उसके लिए ये सजेशन, पहले तो रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों है कि मुश्किल होगा रीडिंग लेना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पे जो वायर और मार्कर है इनके दरमियान का गैप है, ज़ाहिर है इतना बड़ा गैप आ रहा है तो एक एरर के चांसेस हैं कि हल्का फुल्का आगे पीछे निकल जाए देखने में, ठीक है? तो यही पर्टिकुलर रीज़न। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे इसको ठीक करना हो तो ठीक करने के लिए आप फिर क्या इस्तेमाल कर सकते हो? आप जो है सिंपल एक रूलर इस्तेमाल कर सकते हो, जिस तरह मैंने एक रूलर इस्तेमाल किया था, ठीक है ना? या फिर एक चीज़ कहलाती है सेट स्क्वायर नाम की। सेट स्क्वायर इस तरह से होता है, ये इस तरह से सेट स्क्वायर होता है। तो आप एक सेट स्क्वायर भी इस्तेमाल कर सकते हो वैल्यू मेजर करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट टू रीड द पोजीशन। हम बोलेंगे द गैप बिटवीन रूलर एंड marker is इस इसको क्या बोलेंगे, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा हमें ये लिखना चाहिए देयर इज़ अ गैप बिटवीन रूलर एंड मार्कर। बस ये मेरे ख्याल से ठीक है, सही है जी। डिस्क्राइब वन चेंज टू द apparatus टू मेक इट ईजियर। ज़ाहिर है वी कैन यूज़ रूलर, कैन यूज़ वर्टिकल रूलर, ठीक है, एक तो ये इस्तेमाल हो सकता है और दूसरा यूज़ ऑफ सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर मैंने अभी अभी बताया आपको। सेट स्क्वायर इस तरह की ट्रायंगल टाइप की एक चीज़ होती है, 90 डिग्री का होता है, वो आपकी ज्योमेट्री का होता है सेट स्क्वायर। यूज़ ऑफ सेट स्क्वायर, तो ये दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हो अपना बेसिकली डिस्टेंस वगैरह को सही से निकालने के लिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट टेक्स अ सीरीज ऑफ रीडिंग ऑफ द एक्सटेंशन ई ऑफ द वायर एज एफ इज इंक्रीज एज शोन। अच्छा जी, अब थोड़ा सा मैं रीडिंग्स को भी ऑब्जर्व कर लूँ। 0 to 30 यानी 0 to 40 के करीब आ रही हैं ये, और एफ़ जो है वो 1 to 26 के अराउंड आ रही है, ठीक है? यानी ये 26-30 तक है और ये 40 तक है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं। हाँ, ये रहे इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस बोल रहे हैं प्लॉट द ग्राफ ई एम ऑफ द वाई एक्सिस एंड एफ ऑन द एक्स एक्सिस। फोर्स हमने एक्स एक्सिस पे बनाना है और जो एक्सटेंशन है वो वाई एक्सिस पे बनानी है। बेस्ट फिट बनानी है और स्टार्ट योर एक्सेस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट करना है और लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी है, ठीक है भाई? कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिस तरह मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि फ़ौरन से अपने जो ग्राफ है उसको आप इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज़ के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं जल्दी से इसको डिवाइड कर लेता हूँ।
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 ये बात को शो कर रहा है कि मैंने परफेक्टली सही से डिवाइड कर दिया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सही है, ये भी परफेक्टली ड्रा हो गया। दूसरा ग्राफ के एक्सिस को भी लेबल करूंगा। उन्होंने बोला था कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा E/m आना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना एक्सिस को लेबल नहीं कर रहे यार, और यहाँ पे फोर्स इन न्यूटन आना चाहिए। वाई एक्सिस पे फोर्स आएगी, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा ये चाहिए। ये चीज़ लिखी हुई है भाई यहाँ पे, तो ये अगर आपको याद नहीं रहा है तो आप प्लीज़ इस तरह से लिख लिया करें। अब प्लॉटिंग वगैरह करने के लिए मुझे ज़ाहिर है वैल्यूज़ डालनी पड़ेगी। वैल्यू डालने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले एक्सटेंशन को देखूँगा, क्योंकि वो फोर्स को देखूँगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस का पार्ट है। तो 1 से 26 तक है, तो मुझे कुछ इस तरह से डिवाइड करना है कि पूरा स्केल आ जाए। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 5 10 15 20 25 30, तो ये तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो बेहतर ये हो सकता है कि मैं स्केल को डबल अप कर दूँ। ठीक है, स्केल को डबल कर देता हूँ, तो यहाँ पे अगर 5 10 15 20 25 30, तो ये 30 के अंदर अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे ये कितना वैल्यू आ रही है? नहीं 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 नहीं, ये 26 आ रही है। हाँ फिर तो ठीक है, ये 26 आ रही है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो हम कुछ इस तरह से डिवाइड कर देते हैं इसे। तो 5 10 15 क्या कर लो 20 25 30, ठीक है। थोड़ा सा ख्याल करना है, स्केल को जो हमने डिवाइड करा है ना, उसमें जो टू की है ना वो 1 रिप्रेजेंट करते हैं, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है, फिर ये 5 है। स्केल हमने थोड़ा डिफरेंट लिया, ठीक है ना, ख्याल करते हुए चलना। आगे अब हमने एक्सटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फैसला लेना है, ठीक है। एक्सटेंशन में अगर मिसाल के तौर पर ये 5 10 15 20 25 30 कर दूं, तो ये तो सिर्फ आधा ग्राफ ही यूटिलाइज होगा, तो मुझे इसके ना बढ़ाना पड़ेगा, इसके अंदर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं एक काम ये करता हूँ, इसको 5 10 15 20 25 30 और 35 कर देता हूँ। डन हो गया। 35 फोर्स के अंदर अंदर आ रही है, हाँ बस 26 तक चाहिए थी, फोर्स 35 तक आ गए, कोई मसला नहीं है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक पूरा लेआउट तैयार हो गया। अब हम इस लेआउट को फिल करना शुरू करते हैं। 1 न्यूटन के ऊपर 0 आ रही है, 1 न्यूटन 0 E है। अच्छा जी, 0 पे 1, 0 पे 1 का मतलब है, मैं कलर थोड़ा डिफरेंट इस्तेमाल कर लेता हूँ, थोड़ा सा लाइटर कलर इस्तेमाल करता हूँ ताकि इजी हो। 0 1, ये 1 है मेरे पास, 0 1 आ गया, ठीक है भाई। एक तो ये हो गया। दूसरा जो है मेरा, वो बोल रहा है 6 7, 6 और 7 है, ठीक है। 7 जो है, अच्छा मैं थोड़ा सा अपने लिए ये कर लेता हूँ कि इसको एक्स लेबल कर देता हूँ, इसको वाई, ताकि इजी हो जाए। 7 और 6, अच्छा जी। सर जो एक्स एक्सिस पे जो लास्ट 33 है वो कैसे काट होगा? क्या हुआ लास्ट? हाँ देखो ये चीज़ गड़बड़ हो गई ना, इसका मतलब ये हुआ कि इसको एक्सेस को सेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है हमें इसको थोड़ा सा उसको पुराने एक्सेस के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, फिर ये वही हो जाएगा। नहीं नहीं, ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसने यहाँ पे जो है ना पक्का कर दिया कि आप जो है ना, अबे यार क्या हो गया है, शिट। सही है सही है सही है, सॉरी रैन, दिमाग ख़राब हो गया है, लगता है रोज़ा तो खुल गया फिर भी।
तो ई को हमने वाई पे करना है और इसे एक्स पे करना है ना, तो इसे हम एक्स लेबल करेंगे और इसे हम वाई लेबल करेंगे, फिर तो ठीक हो जाएगा, हमारे हमें फिर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, फिर तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम इसको सही कर लेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30। हाँ सही तो है। अच्छा, बस इसमें ये गड़बड़ हुई है मुझसे कि मैंने लेबल गलत किया है। लेबलिंग ठीक करूँगा मैं अपनी। लेबलिंग यहाँ पे मेरा ई बाय मिलीमीटर है और एफ पे मेरा ये है एफ बाय न्यूटन, ये अब ठीक है, सही है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स ये वाला जो पॉइंट प्लॉट किया ये मैंने गलत प्लॉट कर दिया, तो अब मुझे दोबारा से प्लॉट करना पड़ेगा। और ये है फोर्स 1 न्यूटन है 0 मिलीमीटर्स, तो ये 1 न्यूटन मेरा यहाँ पे आएगा और 0 मिलीमीटर्स यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं प्लॉट करूँगा पहला पॉइंट अपना। अच्छा, दूसरा जो है वो मेरे पास है कि 6 न्यूटन के ऊपर 7 मिलीमीटर्स। 6 न्यूटन, अब मैं थोड़ा सा ना स्केल का इस्तेमाल करता हूँ। 6 न्यूटन, ठीक है, ये 5 है, तो 2 डिवीजन बाद 6 आएगा। 6 न्यूटन पे 7 मिलीमीटर्स। 7 का मतलब है ये 5 है, ये 6 होगा, ये 7 होगा, तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट लगा दूंगा, तो मेरा पॉइंट जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला, ये आ गया, ठीक है। आगे जो है मैं लेबल करूँगा 11 न्यूटन के ऊपर 13 मिलीमीटर्स। 11, अब ये 10 है, यहाँ पे 11 न्यूटन के ऊपर 13 आएगा ना, तो 13 जो है मेरा ये 10 है, ये 11, 12, 13, ये 13 यहाँ पे आ जाएगा। 11, 12, 13, 11, 12, 13, ये आ जाएगा। सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास 16, 21 है। 16 और 21, 21 के रिस्पेक्ट से देकर 20, 21 यहाँ पे आ जाएगा। 16, 21, ये रहा पॉइंट, ये आपका 16, 21 आ गया। इसके बाद 21, 26, ये 21 हो गया, और 25, 26, 25, 26 हो गया। उसके बाद 26, 33, ये 25, ये 26 हो गया, और 33 जो है वो आएगा 31, 32, 33 यहाँ पे आएगा। सही है भाई। अब प्लॉटिंग तो हो गई तुम्हारी, अब हमने बनानी है बेस्ट फिट लाइन। बेस्ट फिट लाइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तमाम जो है पॉइंटर्स को एक साथ ज्वाइन करेंगे, देखेंगे एक पॉइंटर ऊपर आ रहा है, दूसरा वाला हल्का सा नीचे आ रहा है ना, एक थोड़ा सा और सेट करना पड़ेगा इसे। बेस्ट फिट का मतलब होता है इक्वल नंबर ऑफ पॉइंटर्स अबव एंड बिलो द लाइन। तो कोशिश करते हैं पहले कि तमाम अच्छे खासे पॉइंटर्स हमारे लाइन के ऊपर आ जाएं। मेरे ख्याल से यही बन सकता है मैक्सिमम। बिलो कोई पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट बिलो आ रहा है इस तरीके से, लेकिन 2 पॉइंट अबव आ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे और थोड़ा सा टिल्ट करने की, बेहतर करने की इसे। अब ये क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि एक पॉइंट बिलो आ रहा है, ठीक है, एक पॉइंट थोड़ा सा बिलो है। मैं इस पर इसलिए टाइम लगा रहा हूँ ताकि तुम लोग को अंदाज़ा हो कि क्या क्या मसले होते हैं। एक पॉइंट स्केल से ऊपर है, फिर एक बिलो है, फिर एक अबव है, बेस्ट हो गया। तो अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो तुम, ये गुजर गई, ठीक है भाई, ये आपकी बेस्ट फिट लाइन है। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड ई दैट इज शोन ऑन द ग्राफ। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला हिस्सा है। यहाँ पे ना एक स्टूडेंट हमेशा एक गलती कर देते हैं, वो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है ना वो बड़ा अच्छा है, बिल्कुल लिखना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो है कंडीशन होती है। अब इसमें क्या कंडीशन है भाई, इसमें ये कंडीशन होती है कि एक चीज़ को किस कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना है और कब नहीं लिखना है, इस चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट है। ये देखो, अब मिसाल के तौर पे ग्राफ बिल्कुल ओरिजिन से गुजरे ना, अगर आपका ग्राफ है बिल्कुल परफेक्ट ओरिजिन से गुजर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 0,0 से ग्राफ गुजर रहा है, तो हम बोलते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और वो ग्राफ गुजर रहा है यहाँ से, या फिर ग्राफ गुजर रहा है यहाँ से, ओरिजिन से नहीं गुजर रहा, तो अब जो है ना यहाँ पे इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोला जाएगा, बल्कि बोला जाता है लीनियर ग्राफ। ठीक है, इसको बोला जाता है लीनियर ग्राफ। अभी हमारा जो ग्राफ है ना वो यहाँ पे जीरो से नहीं गुजर रहा। अगर किसी का ग्राफ बनाने में वो ओरिजिन से गुजरे तो वो बंदा लिखेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हल्का फुल्का ग्राफ लोगों का आगे पीछे होगा, एग्जामिनर इसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर जो है किसी का ग्राफ जिस तरह मेरा भी ओरिजिन से नहीं गुजरा है, तो मैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इट्स अ लीनियर ग्राफ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा लीनियर ग्राफ, या इसको बेहतर अल्फाज ये होंगे लीनियर रिलेशनशिप। ये वाला पॉइंट काफ़ी बारीक पॉइंट था पेपर 4 के हवाले से। कोई बंदा अगर ये भी लिख देना जो कि भाई इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग द अदर वन इज आल्सो इंक्रीजिंग, दैट इज आल्सो पॉइंट दैट कैन आल्सो बी कंसीडर्ड। पर बेहतर अल्फाज मैंने बता दिया जो एग्जामिनर देख के खुश हो जाएगा, वो मैंने आपको ये बता दिया। और डायरेक्टली कब लिखना है कब नहीं लिखना ये भी बता दिया आपको। द टीचर कंटिन्यूज टू इंक्रीज द लोड, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द लोड बिकम्स वेरी लार्ज। जाहिर है अगर आप बहुत बड़ा लोड इसके ऊपर अप्लाई कर दोगे इस चीज़ के ऊपर, तो ये ख़तरा है कि जो कॉपर वायर है ये बीच से टूट जाएगा। तो यही चीज़ आपने लिखनी है। अच्छा, एक और चीज़ भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि अगर नहीं टूटता तो हमने दो टाइप की डिफॉर्मेशन पढ़ी थी, एक थी इलास्टिक डिफॉर्मेशन और एक होती है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो अभी तो वो कॉपर वायर इलास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर चल रहा है, फिर वो चला जाएगा अगर बहुत बड़ा लोड अप्लाई करोगे तो वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर। मैंने रबर बैंड की एग्जांपल दी थी ना, जो छोटे छोटे फोर्सेस अप्लाई करोगे वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। लेकिन अगर आपने बड़ा लोड अप्लाई कर दिया तो बड़ा लोड अप्लाई करते ही वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। तो इन दो एग्जाम्पल्स में से, ये दो बातों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ पे मैं पर्सनली जो लिखना पसंद करूँगा वो इजी वाली बात ही है ऑफ कोर्स, वो ये है कि वायर माइट ब्रेक ड्यू टू लार्ज लोड। सही है भाई, ये मैंने लिख दिया। एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। मैं दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ और तीसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा फिर। सही है भाई। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 डिटेल्ड क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन हैं ये, हालांकि 3 ही हैं लेकिन बड़े हैं। स्टूडेंट्स परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ वुड। ठीक है, अब द मीटर रूल इज क्लैम्प विद द 10 सेंटीमीटर मार्क ऑन द एज ऑफ द बेंच एज शोन। अब यहाँ पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट पे गौर करते हैं हो क्या रहा है। यहाँ पे एक बेंच है और एक क्लैंप लगाया हुआ है, जिस तरह पहले ऊपर क्लैंप लगाया हुआ था। एक मीटर रूल है। जाहिर है जब मीटर रूल एक बेंच से इस तरह से लटकेगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है उसका क्या नुकसान होगा, उसका ये होगा कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा। सही है, एक तो ये हो गया। अब जब ये थोड़ा सा बेंड होगा तो इसकी जो इनिशियल हाइट है आपने वो मेजर कर ली एज एच नॉट, दैट इज 75.5 सेंटीमीटर्स। आगे देखते हो क्या रहा है। आगे हो ये रहा है, on figure 1.1 draw a second rule position to measure the height h naught above the floor of the free end clamp, अच्छा of the end of the clamp meter rule। अब यहाँ पे बेसिकली हमने इस हाइट को जो मेजर करने के लिए रूलर इस्तेमाल करा है ना, उस रूलर को बनाना है। तो सिंपल हम लोग स्केल बनाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से हम स्केल बना लेंगे अपना। ठीक है, और इसको इस तरह से मार्क कर देंगे।
और हम इसको क्या बोल देंगे कि बेसिकली ये हमारा जो है रूलर है, जो हमारा स्केल है, रूलर स्केल एक ही बात होती है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ऑन फिगर 1.1 ड्रॉ द पोजीशन ऑफ द आई ऑफ द स्टूडेंट टू मेजर एच नॉट। ऑफ कोर्स पोजीशन ऑफ एन आई जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए पैरेलैक्स एरर अवॉइड करने के लिए। तो हमारी जो बंदे की आंख होगी वो हम यहाँ पे बनाएंगे और इसको लेबल कर देंगे आई। ये भी हो गया, 2 मार्क आ गए हमारे पास। आगे देखते हैं। अब बी पार्ट में बोल रहा है कि आपका जो पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ना, द मास इज हंग फ्रॉम 95 सेंटीमीटर। अब उन्होंने 95 सेंटीमीटर के ऊपर मास एक लटकाया है। अब ज़ाहिर है मास लटकाओगे, जो इनिशियल हाइट पहले थी उस बेचारे की 75.5, मास लटकाने की वजह से ये और बेंड हो जाएगा और उसकी हाइट जो है रिड्यूस हो जाएगी। और हम अगर गौर करें डायग्राम के ऊपर तो इन्होंने इस वाली हाइट को इससे माइनस करके एक और डिस्टेंस निकाला हुआ है, डेट इज कॉल्ड डी। देखते हैं। द एंड ऑफ द रूल मूव्स डाउन डिस्टेंस डी वेयर डी इज इक्वल टू एच नॉट माइनस एच। ठीक है भाई, एच नॉट माइनस एच है। द स्टूडेंट टेक्स द रीडिंग ऑफ एच फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम। अब एच की वो डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है, आपके पास एच नॉट की वैल्यू पहले से गिवन है। अच्छा, फॉर द वैल्यूज ऑफ एम एंड एच आर रिकॉर्ड इन द टेबल दिस 1.3। अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, फॉरन बच्चे इस टेबल को फिल करना शुरू कर देंगे, दैट इज ओके। वो आपको यही बोलेगा, लेकिन क्वेश्चन पढ़ लो। कंप्लीट फिगर 1.3 टू शो द वैल्यूज ऑफ डी। अब वैल्यूज ऑफ डी निकालनी है हमने। डी निकालने के लिए एच नॉट माइनस एच करना है, तो यहाँ हम करेंगे 75.5 माइनस 75, दैट इज इक्वल टू 0.5। यहाँ पे हम करेंगे 75.5 माइनस 74.5, 74.2 सॉरी। फिर हम करेंगे 75.5 माइनस 73.4। फिर हम करेंगे 75.5 माइनस 72.5। कोई ज़रा ना कैलकुलेटर उठा के ज़रा आंसर बता दे मुझे ना। 75.5 माइनस 72 करेंगे, फिर 75.5 माइनस 71.2। कोई बंदा है कैलकुलेटर वाला जो जल्दी से आंसर बता सके? 75.5 माइनस 74.2। अल्लाह, लगता है टाइम लगेगा लोगों को। मैं अपना ही खोल लेता हूँ। सर सेकंड का आ रहा है 1.3। 1.3। दूसरे का क्या आ रहा है? तीसरे का क्या आ रहा है, जल्दी बताना। और 2.1। 2.1, चलो सही है। बाकी मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली ये डी की वैल्यूज़ आ रही हैं आपके पास। अच्छा, डी की वैल्यू हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, तक लिखा हुआ है ऑन फिगर 4.1.4 प्लॉट द ग्राफ डी सेंटीमीटर ऑन वाई एक्सिस। डी हमने वाई एक्सिस के ऊपर बनाना है, तो मैं पहले से डी वाई एक्सिस पे लिख देता हूँ। एंड एम बाई जी ऑन एक्स एक्सिस। तो ये मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर एम बाई जी बनाने, मास इन ग्राम्स, सही है भाई। और यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं, ये मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर है और ये मेरा वाई एक्सिस के ऊपर है। अब जो है जल्दी से हमने फिर वही डिविजन्स करनी पड़ेगी। डिवीजन करने के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। मुझे अपना एग्ज़ाम का टाइम याद आ गया तुम लोग को करवाते करवाते। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हाँ यार अब्दुल्ला, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इस चीज़ के अंदर ना बड़ा दिमाग घूमता है यार, तभी एग्जाम में सिर्फ ग्राफ का एक ही क्वेश्चन आता है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, वो बड़ा टाइम टेकिंग होता है थोड़ा सा ये ना, टाइम मैनेजिंग इसमें बड़े इंपॉर्टेंट होती है। खैर ये रीडिंग लगाने में हल्का सा टाइम लगता है, लेकिन बाकी फिर आगे जो है टाइम अच्छा मैनेज हो जाता है, रीडिंग प्लॉटिंग करना ईजी हो जाती है। मास जो है ना वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। अच्छा अब हमने ना डिवाइड करना है, मास जो है 20 से लेके 120 तक है। तो मैं ज़रा पहले 20 के हिसाब से डिवाइड करके देखता हूँ। 20 40 60 80 100, और 100 तक तो आ रहा है, ये कहाँ तक का है? 100 120, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। अगर 10 के हिसाब से करें, 10 20 30 40 40 50 60 70 80 100 110 120 130, यानी 10 के हिसाब से डिवाइड करना बेहतर है। ठीक है, तो जल्दी से इसको डिवाइड कर लेंगे। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120, ये हमारा ग्राफ वो डिवाइड हो गया। अब जल्दी से ये ज़ीरो हो जाएगा ऑफ कोर्स। यार मसला होगा अब्दुल्ला, पता है मसला ये होगा कि आपका ना ग्राफ आधा कवर होगा। फिर आधा कवर होने का मतलब ये है कि आपका जो नॉर्मली ग्राफ कवर होना चाहिए वो 70% कवर होना चाहिए एटलीस्ट। जो मैं ये तरीका बता रहा हूँ ना, इससे मैक्सिमम ग्राफ कवर हो जाता है, तो मार्क्स डिडक्ट करने का चांस नहीं होता उसके पास। अच्छा दूसरी चीज़ जो है हमारे पास डी है, वो डी हमारा 4.3 तक है। तो पहले मैं 0.5 के हिसाब से डिवाइड करके देखता हूँ। तो नहीं, 0.5 तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, अगर 0.5 करेंगे तो ये 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 हो जाएगा। ये तो मतलब इतना कवर होगा सिर्फ, इसका मतलब इसको डबल करना पड़ेगा। या फिर हम क्या 0.1 के हिसाब से कर सकते हैं? नहीं, 0.1 के हिसाब से करेंगे तो 40 तक चला जाएगा। तो इसमें क्या करा जाए? इसमें अगर 0.25 के हिसाब से तोड़ेंगे वो भी ख़तरनाक है हमारे लिए, उसके लिए अच्छा देखो पता है अब सीन क्या होगा, मैं थोड़ी सी जो ना चीज़ मज़े की बताऊँ आपको। 0.5 और 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 और आगे आ जाएगा 4.5, यानी यहाँ तक ग्राफ कवर हो रहा है अभी, ये पूरा पार्ट कवर हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं 4.5 तक है, यानी थोड़ा सा और ऊपर तक चला जाएगा। अब मसला ये आएगा कि अगर मैंने इसको 0.25 के हिसाब से डिवाइड कर दिया ना, तो मेरे लिए वबाल जान बन जाएगा ये ग्राफ। ठीक है, क्यों भाई? मैंने 0.25 लिखा, ठीक है, फिर मैं लिखूंगा 0.5। अब मुझे जब प्लॉटिंग करने का टाइम आएगा ना, प्लॉटिंग करते हुए ये जो 1.3 की वैल्यू है 2.1 की वैल्यू है, इसको प्लॉट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एक प्रॉब्लम आएगा हमारे पास। ठीक है, नहीं रयान, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं यही बता रहा हूँ आपको, होल नंबर्स के अंदर रखना है इसे। ये एक इम्पॉर्टेंट, अच्छा हुआ ये वाला ग्राफ हमारे सामने आ गया। होल नंबर्स के अंदर रखोगे चीज़ें तो इजी रहेगा। अभी के लिए जो है हम इसको इस तरह से रख लेते हैं कि जाहिर है अब डिवाइड करना एक मुश्किल हो गया हमारे लिए, तो हम इसको कुछ इस तरह से करते हैं। अगर इसको 0.25 के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो क्या मसला आएगा? ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अच्छा नहीं ठीक है यार, ठीक है, ऑल गुड है। देखते हैं 0.5 0.25 0.75, ठीक है, और ये हो जाएगा 1.0, फिर ये होगा 1.25 1.5 1.75 2.0 2.25, फिर 2.5, फिर 2.75, फिर 3.0, फिर 3.25 3.5 3.75 4.0। ग्राफ कहाँ तक जा रहा है हमारा? 4.3 तक जा रहा है ना, तो ये 4.25 और ये 5.0। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो ये करेंगे, वो जो है ना ये वाली वैल्यू नहीं रखेंगे बीच में। तो अगर वो कोई बच्चा जाके ये वाली वैल्यू नहीं भी लिखता है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो इस तरह ग्राफ को आप सिंपल रखें, दैट इज़ ऑल्सो ओके, वो ग्राफ को सिंपल रख सकता है। मैं भी अपने लिए ग्राफ को सिंपल कर देता हूँ ताकि मुझे ये वैल्यू देख के घबराहट ना हो।
हो गया भाई, अब प्लॉटिंग शुरू करते हैं। चलो जी यार, 20 पे 0.5 है पहले। 20 पे 0.5, जल्दी से स्केल खोलो। सही है। 20 पे 0.5 का मतलब है आपका जो पहला पॉइंट आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ये रहा। चलो जी, पहला पॉइंट अच्छे से प्लॉट हो गया। आगे लिखा हुआ है 40 पे 1.3 है, ये 40 आ गया। ठीक है। अच्छा 1 है, 1.3 मुझे मार्क करना है आप, ठीक है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, तो 1.3 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। आपने एक चीज़ गौर करी बेटा, मैंने ना पहले अपने ग्राफ को वेरीफाई किया है, ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट जो है 1.3 अपनी मर्ज़ी से मार्क कर लिया। 1.1, 1.2, 1.3, 1.3 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ये मेरा ग्राफ 40 पे आ गया, प्लॉट पॉइंट 40 पे आ गया। चल ठीक है भाई। आगे जो है वो है यार 60 पे 2.1, तो ये 2 है, ये 2.1 हो जाएगा, तो तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा, ये रहा। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ थोड़ी सी चालाकी। अभी बताओ नहीं, चलो बाद में बताएंगे, जब 5-6 चैप्टर्स कर लोगे ना तब बताऊंगा। एक चालाकी आती है इसके अंदर, 80 और 2.8। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं, नमाज में टाइम। 80 और 2.8, 2.5 हो गई है, 2.6, 2.7, 2.8 यहाँ पे आ जाएगा। वैसे भी आज जागने की रात है। 2.8 हो गया, 100 और 3.5, दुआओं में याद रखना भाई सब। 100 और 3.5 यहाँ पे आ जाएगा। और आखिरी पॉइंट है अब 4.3 और 120। क्या चीज़ है? 120 और 4.3। ये 120 आ गया, 4.3 मार्क करना है, तो 120 तो स्ट्रेट है ना, तो इसको सिंपल इस तरह से रख देता हूँ। ये 4 हो जाएगा, 4.1, 4.2, 4.3, ये रहा, हो गया, ऑल परफेक्ट। अब करते हैं भाई ड्राइंग। पॉइंट को देखूँ तो एक पॉइंट मेरा यहाँ पे आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट ऊपर आ रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ऊपर आ रहा है, ये वाला पॉइंट नीचे आ रहा है। थोड़ा सा ग्राफ को टिल्ट कर लूँगा हल्का सा, ताकि अपनी जो बेस्ट में कर सकूँ। यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है लाइन पे, ये नीचे आ रहा है, ये पॉइंट लाइन पे आ रहा है, ये थोड़ा सा स्केल के अंदर जा रहा है, ये बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट 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 स्ट्रेट लाइन बना दूँगा, ये लाइन बना दी मैंने, ठीक है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट होगा। अब ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट के जो है ना, हमने बोलना है कि भाई, ये पूछ रहा है कि डी का D is not directly proportional to n. Explain how the graph show that D is not directly proportional to n. Directly proportional होने के लिए ओरिजिन से गुजरना ज़रूरी है। ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, तो हम ये बोलेंगे कि भाई लाइन डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, वो ओरिजिन से पास नहीं कर रही है। ये हो गया हमारा। आगे बात करते हैं फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ योर ग्राफ। ग्रेडियंट निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो आप, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का। ठीक है। अब हमें 2 पॉइंट चाहिए ग्राफ में से, जल्दी से 2 पॉइंट हम पकड़ते हैं। ग्राफ में से जो 2 पॉइंट हम पकड़ सकते हैं वो लाइन के ऊपर से पकड़ने हैं आपने। पहला मैं पॉइंट पकड़ लेता हूँ 2, 2, 4, 2, 6, 6,0। पहला मेरे पास हो गया 6,0, और जिसमें ये में से x1 और इसे y1 लेबल कर देता हूँ। और दूसरा जो मैं लाइन में पॉइंट देखता हूँ वो कोई परफेक्टली अगर लाइन के ऊपर पॉइंट आ रहा हो,
ये वाला पॉइंट जो है कोई भी पॉइंट आप उठा सकते हैं, मैं ये वाला उठा लेता हूँ। ये वाला जो है मेरे पास कौन सा है, ये 120 है। 120 के बाद ये कहाँ जा रहा है, ये आ रहा है 41, 42, 43 पे आ रहा है। 43 से थोड़ा सा नहीं, 42.5 कर लेता हूँ, यानी 0.425 हो जाएगा। 42.5 नहीं, 0.425, तो यानी 120 और 0.425 इस तरह से। सर ये गलत बना हुआ है, ऊपर से ना टच नहीं हो रहा यार, ये थोड़ा सा मसला है। नहीं नहीं सर, वो 4.5 आना चाहिए ना सबसे ऊपर तो। हाँ 4.5 है, ये 4.5 आना चाहिए था। नीचे क्या लिखा हुआ है? नहीं, इससे ऊपर 5 की जगह 4.5 लिखा होना चाहिए था। अच्छा ये वाला पार्ट, नहीं ये तो ठीक है। जी 4.5 प्लॉटिंग ठीक की है फिर भी हमने, प्लॉटिंग ठीक है, बस मार्क करने में गलती हुई है। ये प्लॉटिंग ठीक है हमारी। अच्छा ये मैं बता रहा था 4 पॉइंट, मैं ये बता रहा था 4.1, 4.2, 4.3 यहाँ तक आ रहा था। 4.3 से थोड़ा सा नीचे, तो यानी 0.425, ये अराउंड आ जाएगा 0.425। ठीक है वाई वन। अच्छा कुछ के दिमाग घुमा होगा ये 0.425 कैसा हो गया, तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, बल्कि ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। 4.25 होगा। या अल्लाह दिमाग को क्या हो गया है। ठीक है, कोई 4.3 भी लेना ना, दैट इज ओके यार, चलता है आगे पीछे। अच्छा y2 की वैल्यू है 4.25 माइनस 0, x2 की वैल्यू है 120 माइनस 6। इसको जल्दी से कैलकुलेशंस करते हैं, कैलकुलेटर निकालते हैं, और कैलकुलेटर से जो है बोलते हैं भाई साहब 44.25 माइनस माइनस 0 करने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन 120 माइनस 6, आंसर आ जाएगा 37.28, 10⁻³ तो इसको आप थोड़ा सा करोगे ना, मतलब इन टर्म्स ऑफ डेसिमल लेके आओगे, तो वो आपका हो जाएगा, एक डेसिमल यहाँ से पीछे जाएगा, दूसरा डेसिमल यहाँ से, तीसरा डेसिमल, तो ये हो जाएगा 0.03728। इसको राउंड ऑफ कर लोगे ऑफकोर्स, 2 to 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ले आओ, दैट इज 0.037, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये ग्रेडियंट है, तो यहाँ पे लिखोगे 0.037। एक चीज़ का ख्याल करना, आंसर से थोड़ा सा ऊपर की स्पेस खाली होनी चाहिए, ताकि आंसर और वर्किंग के दरमियान फ़र्क रहे, और आंसर यहाँ पे लाजमी लिखना है, वरना जो है मार्क्स कटेंगे। यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम बी to find the length L along the clamp meter rule from the edge of the bench to the point where the mass is hanging। अब हमने जो है बेसिकली बी से इंफॉर्मेशन लेके, बी कहाँ है, इतनी बड़ा सा लेके गया, बी से इंफॉर्मेशन लेके हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि जहाँ से वो क्लैंप हुआ हुआ है और जहाँ पे उसका मास अटका हुआ है वहाँ के दरमियान की लेंथ निकालनी, कोई मसला नहीं है। मीटर रूल पूरा जो है ना 100 मीटर्स का होता है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर्स का। यहाँ से 10 सेंटीमीटर तक क्लैंप हुआ हुआ है, बाकी यहाँ पे 95 सेंटीमीटर के ऊपर जो है उसने लगाया हुआ है आपका मास, इसके दरमियान की लेंथ निकालनी है। तो 100 में से आप पहले 10 सेंटीमीटर को माइनस कर दो जो ये वाला है, ठीक है, फिर आप माइनस कर दो 5 सेंटीमीटर को जो यहाँ पे, तो आपका पीछे बचेगा 85 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे यही लिखोगे 85 सेंटीमीटर। अल्लाह, 85 सेंटीमीटर आंसर आ गया बेटा। 85 इस तरह से आया है, आप इसको इस तरह से समझो, ये आपका मीटर रूल है पूरा, ठीक है। ये मीटर रूल के ऊपर जो है यहाँ पे 0 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे से ये पूरा पार्ट जो है ना क्लैंप हुआ हुआ है, क्योंकि उसने देखो 10 सेंटीमीटर पूरा क्लैंप किया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है।
तो ये पूरा आपका क्लैंप हुआ हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो मास उसने हैंग किया हुआ है ना वो यहाँ पे 95 सेंटीमीटर पे हैंग किया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे जो पूरा पार्ट रह गया होगा वो 5 सेंटीमीटर रह गया होगा, तो ये 5 सेंटीमीटर यहाँ से भी हटा दो आप। ठीक है, ये पूरा 10 सेंटीमीटर के ऊपर है और ये 95 सेंटीमीटर पे। अब वो बोल रहा है कि भाई ये जो खाली स्पेस है ना बीच में, इसका आपने निकालना है। अब इसका निकालने के लिए जो है हम क्या करेंगे, इसका निकालने के लिए ऑफ कोर्स माइनस करेंगे। तो टोटल लेंथ अगर 100 सेंटीमीटर है, पहले ये 5 सेंटीमीटर माइनस करा और फिर ये 10 सेंटीमीटर माइनस कर दिया, तो आपके पास 85 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो वही 85 सेंटीमीटर जो है आप यहाँ पे लिख दोगे। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर सिंपल वैल्यू डालने और कुछ नहीं करना। 0.72 मल्टीप्लाई बाय 85 इन की पावर क्यूब, और ग्रेडियंट जो है वो तुम्हारा 0.037 आ जाएगा। 0.037 जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, बस यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। 3 वाला ट्राई करना। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है भाई, थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई, लेकिन ये 2 ग्राफ के क्वेश्चन हमने कर लिए, दैट इज़ अ गुड वन। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज यू आर फ्री टू गो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।